ये लोग कभी भी हम लोग को हत्या कर देगा। और शंकर का बेटा शशांक बोल रहा है गोली चला देंगे। और हम लोग को गेट में भी ताला लगा दिया, जलाने का भी कोशिश किया। ये लोग इसमें बोलते हैं कि हमको पार्टीशन सूट में मिला है, जो कि वो लोग रेवेन्यू सर्वे का खतियान, आरएस खतियान 1932 में जो हुआ है उस बेसिस पे ये लोग यहाँ पे दावा करते हैं। अब इसमें साफ साफ यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे, ये है रेवेन्यू सर्वे का खतियान का, यहाँ पे 202 खाता नंबर है, यहाँ पे मेंशन है, म्युनिसिपल प्लॉट अर्बन ब्लॉक दिखाता है। तो आइए जानते हैं इस मामले की और तफ्तीश। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कुछ अभी तक घटित हुआ है और क्या क्या परेशानियों का आपका सामना करना पड़ा है? यहाँ सबसे पहले तो नल उली लोग 11 में तोड़े, माने 2011 में। और हम लोग को गेट में भी ताला लगा दिया, जलाने का भी कोशिश किया। उसके आप लोग को जलाने का कोशिश किया? हाँ, हम लोग को जलाने का कोशिश किए। उसके बाद में हम छड़ से निकाले और छड़ से ताला, अभी भी वो ताला और ये रखा हुआ है, माने जो रखे हैं वो रखे हुए हैं। उसके बाद में गेट को खोले और हम ड्यूटी चल गए। उसके बाद उसका भी केस चल रहा है, लेकिन कौन आधार से अशोक टोप्पो को बरी कर दिए। अशोक टोप्पो कौन थे? हाँ, अशोक टोप्पो मेरे ससुर रामनारायण खलखो की बहन झिबरी टोप्पो की का बेटा है। उसी ने आप लोगों को जान से मारने की, जलाने की कोशिश की थी? हाँ, ये सब कोई यहाँ जलाने के लिए सब, यहाँ शंकर खलखो बगल में है, शंकर खलखो उसकी पत्नी सब मिली भगत है। यहाँ तो जमीन का मामला है। जो लोग आपके जमीन पे अवैध कब्जा करके रह रहे हैं वही लोग? हाँ, वही लोग टोटल। शंकर खलखो, उसकी पत्नी उमा खलखो, उसका बेटा शशांक खलखो, उसका बेटा और छोटा का बिक्की की क्या नाम है नहीं पता, वो पूरा किराया भी रखा है अपना पूरा बना करके। और इधर अशोक टोप्पो तो झिबरी का बेटा है, फुफू हम लोग का फुफू सास का बेटा है। और दूसरा उससे बड़ा है नरेश टोप्पो, वो भी मर गया। उसका बेटा पत्नी अभिषेक टोप्पो और नरेश की पत्नी शांति टोप्पो, वो लोग भी मिली भगत है। वो लोग भी कोना में थोड़ा ले लिए हैं, मैंने ससुर के ज़माना में वो भी रेंट देती थी यहाँ रहने के लिए। पहले आपकी ज़मीन पे आकर के वो लोग बसते हैं और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को मारने की कोशिश कर रहे हैं? कर लिए आहिस्ता आहिस्ता कब्जा करने के लिए। फिर सुशील खलखो, उसका भाई अनिल खलखो, उसका पिताजी शिव नारायण खलखो, उसका एक्सीडेंट में मर गए। तो मेरा ससुर ही बना के उसको रहने के लिए जगह दिए थे। अब वो लोग उसको भी कब्जा किए। मेरे ससुर 1994 सितंबर माने 24 सितंबर को दुनिया से चल बसे। तो उस दौरान ये लोग जलसाजी करके नगर निगम में माने होल्डिंग करा लिए। होल्डिंग तो एक ही था 873, एक ही होल्डिंग रामनारायण का नाम से ही पूरा कैंपस होल्डिंग चलता था। लेकिन ये लोग सब अवैध कब्जा, नल तोड़ना, हरकत करना, मारपीट करना। हाल में ही मारपीट हुआ, ड्राइन बोला, ये लोग ड्राइन का बाल बच्चा को मारो मारो बोल रहा है। ये शंकर खलखो, सुशील खलखो, उसकी पत्नी उमा खलखो, मैंने टोटल मिल करके। तो आपने इस पूरे मामले की आपने फिर कहीं शिकायत की थी? कहीं थाना में कोई केस दर्ज हुआ? मुख्यमंत्री तक लिखे, डीजीपी तक लिखे, राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू तक हम लिखे। लेकिन वहाँ से मुख्यमंत्री महोदय हेमंत सोरेन जी वो आदेश दिए कि डीजीपी दिए, अब तो वही लोग जाने। फिर आए यहाँ, फिर थाना वाला कुछ नहीं बोला, पूछ पाछ किए चल दिए। कोई केस दर्ज नहीं, कोई FIR दर्ज नहीं, कुछ नहीं किया। मेरा बेटा और हमको तो जान से मारने के लिए शंकर, सुशील खलखो, दीप्ति खलखो और उसका बेटा शशांक खलखो, सुशील का बेटा गौरव सौरव खलखो, ये लोग आ करके, और दीप्ति का बेटा अभिषेक, दीप्ति, टोटल ये लोग जितना परिवार है यहाँ हम लोग को मार पीट किया, गला दबाया। मेरा लड़का को सूर्या को तो छत्ती पर भी चढ़ गया और हमारा पैर भी अभी मुर्का हुआ है। माने ये लोग चढ़ गया था, शंकर चढ़ा और उसका बेटा। ऐसा ऐसा हादसा हम लोग के ऊपर में हो रहा है। तो हम तो निवेदन करते हैं कि हम लोग सुरक्षित रखे, जीवित रहे। ये लोग कभी भी हम लोग को हत्या कर देगा। और शंकर का बेटा शशांक बोल रहा है गोली चला देंगे।
हम लोग तो जान का खतरा है। यहाँ प्लेन केस के सीजीएम के यहाँ अभी चल रहा है केस। ये लोग अभी जमानत के लिए जा रहे हैं, बेल के लिए। 20 आदमी में इसमें हम माने केस किए हैं। कभी भी हम लोग का जान का खतरा हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग को बहुत परेशानी है। यहाँ 3 परिवार आते हैं, मेरा बेटा बेटी, मैं क्या करूँगी फिर? ये लोग तो जेले भेजने, मार के ख़त्म करने का ही लोग प्रयास में लगे हैं, ज़मीन हड़पने के लिए। खाली ज़मीन, मेरा घर बोलता है। कहानी की शुरुआत होती वो कुछ ऐसे है कि राम नारायण खलखो जी का ये ज़मीन था जो कि म्यूनसिपल सर्वे के अंतर्गत आता था। और म्यूनसिपल सर्वे की कहानी ये है कि उसमें आज तक जमाबंदी नहीं हुई, उसमें आज तक कभी भी रसीद नहीं कटा। और जो 1932 के खतियान की बात आप सुनते आ रहे हैं वो हो जाता है रेवेन्यू सर्वे का। और वो ज़मीन की प्रकृति अलग है, ये ज़मीन की प्रकृति अलग है। अब ये दोनों प्रकार के ज़मीन अस्तित्व में हैं। अब यहाँ पर दोनों जो प्रकार के ज़मीन है उसको आपस में मिक्स करने की कोशिश की जा रही है ताकि इस बात का फ़ायदा उठाया जा सके। और सबसे जो मज़ेदार बात इस कहानी में खुल कर के सामने आई, आपने जाना कि किस प्रकार से क्रेता और विक्रेता यानी कि बेचने वाला और ख़रीदने वाला एक ही आदमी है। क्या कभी ऐसा सुना है आपने? मैं तो जहाँ तक जान पाया हूँ आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने खुद से खुद को ही कोई भी ज़मीन बेचा हो। वो यहाँ पर होता है। और उस चीज़ को सही साबित करने के लिए जो कागज़ देखने में आता है उसमें खरीदने वाले का नाम बस हिंदी में और बेचने वाले का नाम इंग्लिश में लिखा हुआ है। बस यही एक महज अंतर है, नाम एक ही है। उसके बाद में जब ये मामला आता है, जब आवेदन इस पर आता है तो किस प्रकार से किस क्रूरता के साथ में इसको दबाने की कोशिश की जाती है, जान मारने की कोशिश की जाती है। किसी प्रकार से आज राम नारायण खलखो का ये जो वंशज हैं सूर्या खलखो और उनके घर की जो बहू हैं सूर्या खलखो की माँ और उनकी बेटी किसी प्रकार से अपने जीवन को बचाई हुई हैं, मगर ये कब तक बचा पाएंगे ये कहना मुश्किल है। और जब शिकायत होता है तो वहाँ भी एक दिलचस्प बात हो जाती है कि जिसे जांच करने का जिम्मा मिलता है, जो इस क्षेत्र का अंचलाधिकारी है, वो भी जो दूसरा पक्ष है जो इन पर जुल्म कर रहा है, जो इनके ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है, उसी का रिश्तेदार निकलता है। आप समझ सकते हैं कि वो जब अपने रिश्तेदार को बचाने पर आ जाएगा तो उसके लिए कितना आसान हो जाता है। और वो इस प्रकार की स्थिति का फ़ायदा उठाते हुए एक विशेष गड़बड़ झाला करता है। और वो गड़बड़ झाला ये है कि जब इस ज़मीन पर शिकायतवाद पर LRDC कोर्ट में सुनवाई चल ही रही थी, उसी दरमियान में वो इस ज़मीन का म्यूटेशन दूसरे पक्ष को कर देता है, जो कि किसी भी प्रकार से कानूनी सही नहीं ठहराया जा सकता है। फ़िलहाल यह मामला कोर्ट में चल रहा है, मगर फ़िलहाल जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि इनके सामने जो पक्ष है वो इन्हें प्रताड़ित करने की, इनकी जान लेने की कोशिश कर रहा है, मगर इनकी शिकायत तक कहीं दर्ज नहीं हो पा रही है। जब ये अपने जान बचाने की गुहार लगाने के लिए थाना पहुंचते तो सुना नहीं जाता है। बात बढ़ते बढ़ते DGP से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर राज्यपाल तक को लिखा जाता है। राज्यपाल वही जो आज भारत की महामहिम माननीय राष्ट्रपति हैं, उन तक ये शिकायत पहुंचती है, मगर उसके बाद भी जो स्थानीय प्रशासन है उसका कोई कार्रवाई देखने में नहीं आता है। वो आते हैं, बातचीत करके चले जाते हैं, कोई भी मामला दर्ज नहीं होता है। तो क्या होना चाहिए न्याय इस पर? और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात कि इन्होंने अब इस पूरे मामले की लिखित शिकायत ED में भी की है। 1 महीने पहले ED में इन्होंने लिखित शिकायत की है। और अब इस मामले पर क्या कुछ होगा वो देखना दिलचस्प होगा, मगर हम ये गुहार लगाएंगे इन लोगों के तरफ से कि इन्हें न्याय मिलना चाहिए, एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और इन्हें इनका हक मिलना चाहिए। एक भलाई का काम किया था इनके ससुर ने कि कुछ लोगों को अपने ज़मीन पर बसाया था, मगर आज वो भलाई भारी पड़ गई है। आज वही लोग इनका जान की हत्या करके इन लोगों को यहाँ से अस्तित्व को समाप्त करके इस पूरे ज़मीन पर कब्जा जमाना चाहते हैं। जोहार, नमस्कार। खास खबरों की श्रृंखला में आज हम आपके पास लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जिसमें कि आपको जानने को मिलेगा कि क्यों ED अधिकारियों पर कार्रवाई कर रही है। और ये अधिकारी जो आज ED की गिरफ्त में हो, चाहे वो कोई IAS अधिकारी हो या फिर कोई राज्य प्रशासनिक सेवा का अधिकारी या कोई अन्य,
वो किस प्रकार से आम जनजीवन के जीवन को गर्त में डाल देते हैं, नरक में डाल देते हैं और उनको ऐसी प्रताड़ना में जीने पर मजबूर कर देते हैं, जिसके कारण वो अपने जीवन यापन में ऐसी घनघोर समस्याओं का सामना करने पर मजबूर हो जाता है, जिसमें कि उसकी कोई गलती भी नहीं होती है, मगर उसे भरपूर यंत्रणा, भरपूर मानसिक और अनेक प्रकार की प्रताड़नाओं का सामना करना पड़ता है। जी हाँ, आज मैं एक ऐसी ही दर्दनाक कहानी लेकर के आया हूँ जिसमें कि संलिप्तता है, जो ईडी की गिरफ्त में बहुत चर्चित है। रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन, रांची के अभी हाल ही में रांची अंचल के सीओ अमित भगत और भी कई अन्य अधिकारी और उनके कनीय कर्मचारी ने मिल करके एक ऐसा गड़बड़ झाला किया है, जिससे कि एक सामान्य सीधा साधा आदिवासी परिवार आज बेहद बुरे स्थिति में, बेहद मानसिक प्रताड़ना की स्थिति में और कई समस्याओं से घिरा हुआ है। आइए हम सीधे जानते हैं इस कहानी को, क्या मामला हुआ है, क्या कुछ हुआ है, बताइएगा। जी, ये करमटोली में आपके इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के बगल का ये ज़मीनी विवाद है हमारा। इसमें सबसे पहले तो हम आते हैं, ये मेरा जो ज़मीन है ये हम लोगों का म्यूनिसिपल सर्वे के अंतर्गत आता है, ये एमएस के अंतर्गत आता है, जिसमें कि इसका आप ये खेसरा देखिएगा, इसमें बाकायदे यहाँ पे ये पेपर है 595 प्लॉट है, एमएस प्लॉट है, 204 कड़ी है, 597 है, 841 कड़ी है, जिसमें कि रुंगटू उरांव के नाम से दिखाता है ये खतियान में। अब उसके आगे में ये होता है कि ये वाला जो मेरे दादाजी इस ज़मीन को 1945 में मॉर्गेज रखे हुए थे, ये कैथोलिक कोऑपरेटिव सोसाइटी को, ये वाला है डीड, ये रजिस्टर्ड डीड है। तो इसमें साफ साफ मेंशन है कि म्यूनसिपलिटी प्लॉट नंबर 595 रकबा 204 कड़ी, वो 597 रकबा 841 कड़ी, होल्डिंग नंबर 151 ए, वार्ड नंबर 1, कुल रकबा 1045 कड़ी, यानी 1 एकड़ 4 डिसमिल। इसमें ये इनको LA नंबर 57/29 से इनको ये ज़मीन प्राप्त हुई थी, रामनारायण खलको को, ये इन्हीं की प्रॉपर्टी है। और उसके बाद जब इन्होंने उस जो लोन लिए थे उसको जब इन्होंने बाकायदे पूरा पैसा वापस किया कैथोलिक कोऑपरेटिव सोसाइटी को, तो वहाँ से जो NOC मिली उनका भी मेरे पास साक्ष्य है। इसमें लिखा हुआ है, दिस इज टू सर्टिफाई दैट म्यूनिसिपल प्लॉट नंबर 595 एरिया 204 कड़ी, प्लॉट नंबर 597 एरिया 841 कड़ी, होल्डिंग नंबर 151 है, वार्ड नंबर 1, टोटल एरिया 1 एकड़ 45 कड़ी, शेयर ऑफ राम नारायण खलको, सन ऑफ रुंगटू ऑफ हतमा करमटोली। और इसी में इसका पूरा साफ साफ बता, अकॉर्डिंग टू LA नंबर, फिर से LA नंबर का जिक्र इसमें हो रहा है, जिस LA मुकदमा मतलब केस नंबर से राम नारायण के नाम पर ये ज़मीन पूरा उनके नाम से हुई थी। अब इसका डिटेल में अगर आपको हम पूरा दिखाते हैं तो ये है आपका, जब ये नगर पालिका हुआ करता था, नगर निगम, इसका ये मेरा डिमांड पंजी का है, उस समय जो टैक्स भरा दिया जाता था, इसमें साफ साफ यहाँ मेंशन है, ये है होल्डिंग नंबर 151/, सर्किट हाउस रोड, राम नारायण खलको, 1934 और 35 से दिखा रहा है, ये हम 34-35 से निकाला गया है, उस समय का मेरा टैक्स पे वाला ये। उसके बाद आप ये नगर निगम का जो सर्वे सेटलमेंट वाला जो भी है, इसमें भी दिखाया, साफ साफ मेंशन है, सन 1960-61 के असेसमेंट पंजी में वर्तमान गृह संख्या 873, 3 बार ये मेरा गृह संख्या चेंज हुआ है। सबसे पहला है 151/A, दूसरा है 233 और तीसरा 873। और 60-61 के में ये 873 में चला, 233 आपका चला 1945-46 में, और 1945-46 से पहले का देखिएगा तो जो अभी आपको डिमांड पंजी मैंने दिखाया है 151/A, ये उस समय से चलते आ रहा है। बाद मैंने ये आवेदन भी दिया था LRDC के पास में नोटेशन के लिए। इसमें साफ साफ यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि ये पुराना मकान जो हम लोगों का है यहाँ पे
मेरे दादाजी के जो मकान बनाया हुआ है ये अभी तक हम लोग का है और एक दखल कब्जा भी है यहाँ पे। अब यहाँ पे दूसरी बात ये आती है कि जो यहाँ पे अवैध रूप से कब्जा किए हुए हैं जो मेरे दादाजी के भाई लोग हैं, ये लोग इसमें बोलते हैं कि हमको पार्टीशन सूट में मिला है, जो कि वो लोग रेवेन्यू सर्वे का खतियान, आरएस खतियान 1932 में जो हुआ है उस बेसिस पे ये लोग यहाँ पे दावा करते हैं। अब इसमें साफ साफ यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे, ये है रेवेन्यू सर्वे का खतियान का, यहाँ पे 202 खाता नंबर है, यहाँ पे मेंशन है, म्युनिसिपल प्लॉट अर्बन ब्लॉक दिखाता है। सुशील खलखो एवं स्वर्गीय अनिल खलखो का ये है, सब सर्टिफाइड कॉपी का जेरोक्स है, आप जब बोलिएगा तब हम दे देंगे ये सर्टिफाइड कॉपी। इसमें इनको मिला हुआ है 114 खाता के 1156-57 प्लॉट में, जिसका मकान यहाँ पे दिखाया जाता है रुंगटू विला, ये खाता नंबर 114 में। ये यहाँ पे सर्टिफाइड कॉपी का ये मेरा फोटोकॉपी हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें आज तक कभी भी इसका आज तक जमाबंदी रसीद कभी 1932 के बाद आज तक कभी नहीं कटा है आरएस खतियान में। और इसको शहर अंचल सीओ अमित भगत किस आधार पे इन लोगों के नाम से पेट्रोल पंप जिसको आवंटित हुआ है, किस आधार से, किस पेपर से, किस प्रकार से इन लोगों के नाम से मोटेशन कर दिए हैं, वो हमें बताएं इसमें अभी तक, क्योंकि उसका एक भी जमाबंदी रसीद नहीं कटा हुआ। ये ज़मीन विवाद इस प्रकार है कि ये मेरा जो ज़मीन है, ये मेरा पूरा ज़मीन एमएससी से चलते आ रहा है। एमएससी यानी कि म्युनिसिपल सर्वे। हाँ, म्युनिसिपल सर्वे जो कि 1929 में हुआ है सर्वे सेटलमेंट में। इसमें हम साफ साफ बोल रहे हैं कि हाँ खतियान में है, रुंगटू राव के नाम दर्ज है, लेकिन बाकी खतियान को जो तोड़ रहा है या जो भी मेरे पास कागजात है उसमें साफ साफ यहाँ LA केस नंबर से वो रामनारायण के नाम से दिखा रहा है। और उस समय से 1929 से जो चलते आ रहा, 45 में बकायदे मोर्गेज भी रखे ज़मीन को, उसमें साफ साफ मेंशन है कि ये पूरा शेयर रामनारायण खलखो का है। और जो बाकी जो हमारे दूसरे पक्ष के लोग हैं ये केस किए हैं 1966 में 32 का जो सर्वे है उस डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे, लेकिन उसमें साफ दिखाता है कि ये म्युनिसिपल अर्बन ब्लॉक की ज़मीन है। तो वो अपना डॉक्यूमेंट साक्ष्य पेश करें, वहाँ पे दिखाएं कि किस आधार से वो दिखा रहे हैं कि दावेदारी कर रहे हैं कि हमको शेयर में मिला या किससे मिला। हम तो आपको यहाँ पे साक्ष्य भी दिखा दे रहे हैं कोर्ट के तरफ से कि एक्सक्यूजन में साफ साफ वहाँ पे सर्टिफाइड कॉपी में एक को खाता 23 में मिला गया है, 2 जन को 114 खाता में दिया गया है। तो ये लोग फिर 202 की खाता के RS प्लॉट 1156-57 किस आधार पर यहाँ पर दावेदारी कर रहे हैं। वो अपना जितना भी अगर कागजात है सर्टिफाइड कॉपी आप प्रस्तुत करें, वहाँ पे दिखाएं आप हमको। जोर जबरदस्ती में आ गए यहाँ पे सब, किसी को कुछ जाके अधिकारी प्रशासन जिससे भी मदद मांगने जाते हैं कोई मेरा मदद नहीं कर रहा है यहाँ पे, जबकि सब पेपर सबके सामने हम दिए हैं, वहाँ पे प्रस्तुत किए हैं। हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है सबको दिखाए, लेकिन उन लोगों से तो कभी पेपर ही नहीं मांगा जाता है। आप किसी से भी जाइएगा, MS का ज़मीन कभी भी RS में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। ये MS का जो ज़मीन है वो MSC से चलता है। और जिसको कि ये लोग प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये संगत भी CO यहाँ पे दिखा रहे हैं अमित भगत जी कि नहीं संगत में कैसे आप कर सकते हैं। RS से जब जा रहा है वहाँ पे आप अपना, आपका तो खुद वहाँ पर अंचल कार्यालय है, आप पूरा रिकॉर्ड अपना चेक कीजिए वहाँ पे, वहाँ साफ वहाँ पे म्युनिसिपलिटी अर्बन ब्लॉक खतियान के साथ में अभी तक का जितना भी रिकॉर्ड निकालेगा, एक बार जितना खाता संख्या 202 में जितना भी प्लॉट आता है, जितना भी MS प्लॉट आता है, उसका एक बार भी जमाबंदी रसीद नहीं कटा हुआ है। और उसी में 1156 और 57 जो यहाँ पर को दर्शा रहे हैं वो भी प्लॉट मेरा वहाँ पे मेंशन आता है, जिसका आज तक का जमाबंदी रसीद नहीं कटा हुआ है। उसका वो किस आधार से अजीत मनोहर खलखो और अमित खलखो के नाम से उस ज़मीन का जमाबंदी रसीद काट दिए हैं, वो हमको ये चीज़ पहले बताएं, हमको अमित भगत जी बताएं। अमित भगत जी का वो अजीत मनोहर खलखो से भी कुछ पारिवारिक ताल्लुकात है, ऐसा भी सुनने में आया। हाँ, ये रिश्तेदार ही लगते हैं। अब वो तो जितना जो भी है जानकारी आप लोग निकालने सकते हैं तो निकाल के देख लीजिए, रिश्तेदार ही हैं। उनका बचपना यहीं आदिवासी हॉस्टल ही में गुजरा है, वो भली भांति जानते हैं यहाँ इधर के जितना भी माहौल या फिर मोहल्ला गांव सबसे परिचित है।
तो जब इस पर आपने शिकायत की तो उसके बाद फिर अधिकारियों का रवैया किस प्रकार से रहा, कहाँ सहयोग मिला, कहाँ पर सहयोग नहीं मिला, वो बताएंगे? जी हाँ, देखिए मैंने इसे LRDC कोर्ट में फिर से मैंने इनकी जो मोटेशन किया गया है उसे रद्द करवाने के लिए मैंने वहाँ पे फिर केस किया। अभी तक वो भी मेरा अभी मामला तक लंबित है, जबकि मैंने अपना सब साक्ष्य एवं जितना भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह था, कागजात था, सब मैंने उनके समक्ष प्रस्तुत किया है। वो चीज़ वो भी LRDC सर भी वहाँ पर देखे हैं। 11/1/23 का है ये वाला, मेरा पत्रांक संख्या है 74। इसमें साफ साफ पहले तो ये उप समाहर्ता सामान्य शाखा से यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ये मेरी माँ इसमें आवेदन दी थी, तो इसमें यहाँ पे साफ लिखा गया है कि श्रीमती मिद्यानी जड़िया पति स्वर्गीय चंद्रचूड़ खलको पता करमटोली थाना लालपुर रांची जिला रांची से प्राप्त आवेदन की छाया प्रति संकलन करते हुए सूचित किया जाता है कि आपत्ति का निपटारा किए जाने तक विषयांकित स्थल पर निर्माण कार्य बंद रखने का आदेश उपायुक्त महोदय द्वारा दिया गया। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड रांची को आपत्ति के निपटारा किए जाने तक स्थल पर निर्माण कार्य बंद रखने का आदेश दिया गया। यहाँ पे प्रेषक में उपायुक्त महोदय का भी यहाँ पे नाम है कि यहाँ पे DC महोदय का साफ साफ यहाँ पे लिखा गया है कि जब तक इसकी जांच नहीं हो जाती है तब तक यहाँ पे कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता है। और उसी के आदेश से ADM सर के पास जो वो जांच करने का आदेश दिए थे दिनांक 3/4/23 को मेरे पास नोटिस आता है कि उक्त खाता 202 प्लॉट 115657 यहाँ पे साफ साफ दिया गया है जमीन पर रिटेल आउटलेट पेट्रोल पंप स्थापित करने संबंधी जांच है। उक्त विषयांतिक मामले पर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 5/4/23 को पूर्वाह्न 11:30 बजे निश्चित रूप से साक्ष्य के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। ये चौथा महीना का जब है। DC सर आदेश दिए ADM सर को कि इसकी पूरी इंक्वायरी किया जाए। अब DC सर का आदेश को उल्लंघन ये कर रही है श्वेता वैद मैडम, उप समाहर्ता है, जबकि यहाँ की तो ये विडंबना और परिस्थिति बनी हुई है कि अधिकारी का आदेश खुद उनके जूनियर ही लोग नहीं मानते हैं, तो ऐसे में आम आदमी क्या करेगा। इसमें बात सर यही है कि जो CO हमारे जो अंचल अधिकारी हैं बिना पेपर का छानबीन किए हुए वो पेट्रोल पंप के लिए जो भी आवेदन दिए होंगे वो NOC प्रदान करते हैं और वहाँ DC सर जो छवि रंजन थे वो उसको आदेश भी दे देते हैं NOC को। आप पहले ज़मीन का क्या है क्या नहीं, कुछ यहाँ पे तो डॉक्यूमेंट्स कुछ दिखा नहीं रहा कि अगला केवल जा रहा है कि हाँ ये मेरी ज़मीन है, इस आधार पे आप पूरा अगर उसको अच्छा से जांच करके इस विषय को अगर आप ये किसी के सामने आप दीजिएगा, मतलब कि हाँ ये मेरा ज़मीन है, मैं जैसे मैं साक्ष्य प्रस्तुत कर रहा हूँ, यहाँ तो बिना साक्ष्य देखे हुए वो NOC प्रदान कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें कि सम्मिलित है, सब कुछ मिला हुआ है, कुछ लेन देन का प्रक्रिया चला होगा तभी, नहीं तो ऐसे जगह पे कौन यहाँ पे आपको पेट्रोल पंप, और वो भी आपका रोड 20 या 22 फीट का होगा, रोड के दाहिने तरफ में इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, बायां साइड में आप HPCL को किस प्रकार आप दे सकते हैं। ऐसे हमको जहाँ तक का नॉलेज मतलब जानकारी हमको है कि 30 मीटर का दायरा कोई भी पेट्रोल पंप का के लिए होना चाहिए। यहाँ तो 22 फीट का रोड ही है, रोड के उस पार इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप और रोड के बायां तरफ में HPCL पेट्रोल पंप, तो साफ साफ भली भांति समझ में आता है कि ये सब मिली भगत है अधिकारियों के द्वारा। जो आप लोगों के घर तक आने का जो रास्ता है उसमें भी कुछ समस्याओं की बात यहाँ पर आ रही थी। जी हाँ, ये समस्या साफ साफ है कि ये लोग अपने ही द्वारा, ये अगर हम इन लोगों का भी बात मानते हैं, अगर जो जिस प्रकार ये लोग बोल रहे हैं कि हाँ हम लोग का बंटवारा हुआ है, इन लोगों को सिर्फ 13 डिसमिल ज़मीन में, मात्र 13 डिसमिल ज़मीन ये लोग को आवंटित किया गया। 13 डिसमिल ज़मीन में आप अपना काम कीजिए। ये लोग जो नक्शा भी जो दिए हैं कोर्ट के सामने हाथ से बना ही हुआ है, उसको हम ऐसे मानते भी नहीं है, लेकिन ये लोग जो प्रस्तुत करते हैं साफ साफ दिया गया है कि ये 23 फीट का जो रोड है, ये 23 फीट की जो ज़मीन है ये कॉमन पैसेज है, वो नक्शा में भी साफ साफ ये लोग जिक्र। अब ये अपने 13 डिसमिल ज़मीन में ठीक है आप काम कर रहे थे, हम जो भी है हम न्यायालय से हम उसमें हम न्यायालय में हम जाएंगे, न्यायालय से हम मदद मांगेंगे उसमें। अब ये अपना पेट्रोल पंप बनाते बनाते वो 23 फीट की जो मेरी निकलने आवागमन की जो मेरा रास्ता है आने जाने की, मेरे घर घुसने या फिर सड़क निकलने की, उसको भी ये लोग पेट्रोल पंप के तहत मतलब पेट्रोल पंप में मिला रहे हैं उसको भी। वो अपना ब्रिक्स बैठाते मतलब फ्लोरिंग का काम कर रहे थे, ब्रिक्स बैठाते बैठाते वो लोग मेरे सड़क तक में ही लोग घुस गए हैं।
मतलब अब आप घर कैसे आएंगे ये समस्या भी उत्पन्न होगी। अगर वो हाँ, घेराबंदी कर लेते तो आपके पास घर आने और जाने का, यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं है। नहीं, उसके बाद तो ये सार्वजनिक रास्ता बन जाएगा, जबकि ये तो हम लोगों का ये प्राइवेट रास्ता है। उसमें ब्रिक्स लगा दिए, कोई भी कार वार, उसके बाद बाइक आए, कार आए, जो भी पेट्रोल भराने, तो यहाँ पे सभी व्यक्ति आएंगे। अब तो ये तो फिर मेरा कॉमन मतलब सार्वजनिक हो जाएगा। उसके बाद तो फिर मेरा निजी क्या रहेगा यहाँ पे। तो अंत में अब आप क्या चाहते हैं? अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि मैंने जितने भी कागजात आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए हैं, या ईडी में इसकी जांच हो, अब पूर्ण तरीके से जांच हो, इसमें कौन से अधिकारी, कौन से प्रशासनिक अधिकारी या पूर्व अधिकारी या वर्तमान अधिकारी, किन लोगों का इन लोगों को संरक्षण प्राप्त है, जिसको कि ये लोग कोर्ट की पेपर में भी छेड़खानी करते हुए, उसकी अवहेलना करते हुए, एवं जितने भी कानूनी मैंने प्रक्रिया यहाँ पर की उन सबको अनदेखा करते हुए जोर जबरदस्ती के द्वारा किस प्रकार यहाँ पे घर निर्माण कर रहे हैं, या पेट्रोल पंप निर्माण कर रहे हैं, या फिर मेरा जो आवागमन की जो सड़क है उसको भी जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। इस विषय पर पूर्णतया साफ स्थिति से पूरा जांच हो, और जो जिस भी इस कार्य में सम्मिलित हैं उन सभी पे कार्रवाई हो। कोर्ट के कागज में छेड़छाड़ की बात आपने कही, वो क्या मामला था, कैसे छेड़छाड़ हुई थी? वो छेड़छाड़ इस प्रकार हुई थी, ये जो एक्सक्यूजन 2683 है, इस पे जो मैं आपको इसके समक्ष भी ये प्रस्तुत करना चाहूँगा, ये 2683 की है। ये है आप अजीत मनोहर खलखो के द्वारा ये एक्सक्यूजन 2683 की, ये मैं आप लोगों के सामने सर्टिफाइड कॉपी की छाया प्रति दिखा रहा हूँ। ये इसमें पहले तो मैं उन लोगों का नाम दिखाना चाहूँगा एक्सक्यूजन वाला में। ये जो देखिए यहाँ पे लेट विश्वेश्वर खलखो रुंगटू उरांव के हैं, जो भी इनके सन है सुधीर खलखो, प्रभात खलखो, अजीत मनोहर खलखो, जिनका नाम कर रहा हूँ, जिनके पुत्र ही यहाँ पे पेट्रोल पंप बना रहे हैं। इस पेपर में साफ कोर्ट के पेपर में यहाँ पे साफ यहाँ दिखाया गया है कि खाता संख्या 23 के 1156, 57 एवं 58 की 13 डिसमिल जमीन पर इन लोगों को प्राप्त हुआ है जमीन, खाता संख्या 23 की। अब उसके बाद ये सभी अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स ये प्रस्तुत करते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये खाता संख्या 202, यहाँ पे खाता संख्या 202, विक्रेता का नाम भी है अजीत मनोहर खलखो, हिंदी में लिखा हुआ है अजीत मनोहर पिता स्वर्गीय विश्वेश्वर खलखो। क्रेता का नाम भी देखिएगा अजीत मनोहर खलखो, पिता विश्वेश्वर खलखो, केवल हिंदी इंग्लिश से है। और जो कोर्ट का पेपर में छेड़खानी वाला जो बात बोल रहे हैं, ये उसी एक्सक्यूजन की सर्टिफाइड कॉपी की इन्होंने छाया प्रति निकाली है, और छाया प्रति के जहाँ पे खाता 23 था वहाँ पे यहाँ पे इन्होंने पेन से ये 202 बनाया है। यहाँ साफ दिख रहा है 202 ये इन्होंने पेन से बनाया खाता, वहाँ पे खुद अपने से टेम्परिंग करके ऐड किए हैं। अब इसको भी अगर अंचल अधिकारी अमित भगत अगर इसको भी नहीं देख रहे हैं तो किस नाम के वो अधिकारी कि पेन से लिखा हुआ भी उनको समझ में नहीं आता है कि रिश्तेदार है। इस चक्कर में मतलब आप अधिकारी हैं तो अपना पद का दुरुपयोग करते रहिएगा। इसको तो कोई बच्चा भी यहाँ पर देख के जान जाएगा कि ये हाथ से लिखा हुआ है, 202 एडिट किया हुआ है। अब इसमें तो हम अमिती भगत जी जो हमारे शहर अंचल अधिकारी हैं, मैं उन्हीं को दोषी मानूंगा, और जिसका कि अभी तक मैं कह रहा हूँ कि खाता संख्या 202 RS खाता संख्या 202 मौजा हतमा थाना 200 RS खाता 202 RS प्लॉट 1156 एवं 57, जिसका आज तक 1932 के बाद अभी तक जमाबंदी रसीद नहीं कटा गया है, जिसको कि इन्होंने अजीत मनोहर खलखो एवं उसके पुत्र अमित कुमार खलखो के नाम से वहाँ पे मोटेशन दर्ज कर दिए। किस पेपर से किस आधार पे वो इसकी जानकारी सबके सामने प्रस्तुत करें, प्रेजेंट करें, वो भी मुझे सर्टिफाइड कॉपी चाहिए, फोटोकॉपी मैं नहीं मानूंगा।